हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद आमिर शकील हमारे साथ मौजूद हैं जी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, कारी भी हैं और आज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने पेश करे थे। जी आपको पता है कि आज मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जगह जगह हमने देखा है सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की शक्ल में हो, प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। हम भी आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस मुबारक दिन और इस महीने की फजीलत और फ़ज़ाइल के हवाले से करेंगे। रबीउल अव्वल के हवाले से बात की जाए तो इस्लामी साल का तीसरा महीना है। रब्बी को अरबी में मौसम बहार को कहा जाता है। तकरीबन 1425 बरस पहले अरब के रेगिस्तानों में ऐसी बहार आई जिससे 4 सू फैली जुल्मत छट गई और हर ज़र्रे पर नूर बरसने लगा। अशजार सरसब्ज हुए, ज़मीन शादाब हुई, फ़िज़ाएँ महकने लगीं, हवाएं झूमने लगीं, क्योंकि इस बहार में शहनशाह आज़म वजह तख्लीक कायनात, कायनात के सरदार, ज़मीन व आसमान के सरताज और वो हस्ती तशरीफ़ ला रही थी जिसके सनाख्वां पत्थर और आसमान पर तारे थे, जिसका फ़लक को रोज़े अव्वल से इंतज़ार था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानियत के सही और हकीकी मफ़हूम से आशना कराए और हर किस्म की खराफात और बेबुनियाद रस्म व रिवाज में जकड़े हुए इंसान को आज़ाद करवा कर मकासद ज़िंदगी और वजह तख्लीक बताई। आज हम उन्हीं तालीमात का भी जिक्र करेंगे और उसवाए हुस्ना से सबक सीखने की भी कोशिश करेंगे और इस मकसद के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं और इस पहले घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो नात ख्वाह हैं उनको भी हम शामिल गुफ्तगू भी करें। और इस टॉपिक के ऊपर आज के मुबारक दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़हद अली काज़मी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको रबीउल अव्वल मुबारक हो और आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको बहुत मुबारक हो। आलम इस्लाम को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड बर्थ बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा जी फ़हद साहब, आज के दिन के हवाले से वैसे तो ये पूरा महीना ही बड़ा रहमतों और बरकतों का है। जब रबीउल अव्वल का आगाज़ होता है तो तब से सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और आज के दिन में ख़ास तौर पे बात की जाए तो ये तो हम सब के लिए एक ईद का दिन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। अरमला, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन अगर बनाएं तो ये कायनात जो है ना, ये 2 हिस्सों में तकसीम हमें नज़र आती है। अंबियाए कराम की अगर हम पर्सनालिटीज़ को देखें तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं या इस बात का इजहार करते हुए नज़र आते हैं कि हम उस नबी का, अज़मत वाले नबी की उम्मत में से ही हो जाए। ऐसी बहुत सी नरेशंस मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन बरकत के लिए नात इतनी खूबसूरत पड़ी है कि मेरी ना वो स्पिरिचुअल कुछ और तरफ मैं निकल रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने जद, अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वाह वाह वाह। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा तरीन हस्तियों में से एक, और जिस बैतुल्लाह को आज हम सजदा करते हैं, जो हमारा नुक्ता-ए उरूज है, हमारी इबादतों का मरकज़ है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसको तामीर किया। आप इमेजिन करें कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा और उनके बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह, वो इस काबतुल्लाह की दीवारों को खड़ा कर रहे हैं। दे आर रेजिंग द काबा लिटरली, इन द वेरी लिटरल सेंस। अब जब ये सारा काम उन्होंने कर लिया तो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो कोई रिवॉर्ड बंदा चाहता है ना कि मुझे कोई रिवॉर्ड किया जाए। मैंने अल्लाह का अगर कोई काम किया है तो अल्लाह के अलावा किससे मांगूंगा? बेशक, रब्बुल इज़्ज़त के अलावा तो कोई है ही नहीं। तो लगता यूं है कि जनाब खलील ने भी अल्लाह से कुछ रिवॉर्ड मांगना चाहा कि मैंने एक सर्विस की है, तेरी ही अता से की है, तेरी तौफीक से की है, लेकिन मैं रिवॉर्ड मांगना चाहता हूँ। तो अब रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रिवॉर्ड के लिए हाथ बुलंद किए। का इलाहुल आलमीन, वो जो अज़मत वाला रसूल आना है उसको मेरी नस्ल में पैदा कर दे। क्या बात है। और जनाब इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, जनाब इस्माईल आमीन कह रहे हैं। वाह वाह वाह। और कुरान नातिक है, कुरान शाहिद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो गिफ्ट जो है वो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में रख दिया, वो पर्ल जो है वो उसमें रख दिया। और आप इमेजिन करें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज अ ट्रैवलर,
वो इराक़ में पैदा हुए थे, पैलेस्टाइन में रहते थे, अरेबिया हिजाज में आते थे, पूरी ज़िंदगी ट्रैवल करते थे। लेकिन जब दुआ कर रहे थे, और क्या दुआ कर रहे थे कि वो अज़मत वाला रसूल मेरी नस्ल में पैदा कर देना, ही वाज सीकिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दुआ कर रहे हैं, उनकी आमद की दुआ कर रहे हैं, उनकी मिलाद की दुआ कर रहे हैं। तो अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि जिस पत्थर पर जनाब खलील खुदा खड़े होकर दुआ मांग रहे थे हज़रत इब्राहीम के, वो फुट स्टेप्स भी अल्लाह ने प्रिजर्व कर लिए। आज जिस मकाम इब्राहीम की हम ज़ियारत करते हैं, वो जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो जो नक्शे पा हैं, वो जो प्रिजर्व्ड हैं, वो असल में दुआए मुस्तफ़ा जो वो कर रहे थे, ये उसकी निशानी है, उसका अक्स है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो फॉर उनका मिशन ही यही है कि वो जिधर जा रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे बाद आएगा अहमद, या बिब्लिकल ट्रेडिशंस में जो नाम आता है फरकलीत, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अहमद फर्क वो आएगा, उसकी पैरवी करनी है। तो वो असल में ग्लैड टाइडिंग्स दे रहे हैं, खुशखबरियां दे रहे हैं, उनका मिशन ही ये है उनकी प्रॉफिटहुड का। और आप देखें, ये वैसे हट के बात है लेकिन बरकत के लिए, कि अब जब वो वापस भी तशरीफ लाएंगे तो वो जनाब इमाम महदी के साथ मिलकर इस दुनिया में जस्टिस का निज़ाम लेके आएंगे, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बशारतों की एक मैनिफेस्टेशन और कल्मिनेशन है। तो सरकार दो आलम ने फरमाया, मैं अपने जद इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और बशारत हूँ, और मैं अपनी वालिदा आमिना का वो ख्वाब हूँ जिसकी ताबीर भी उनको मिली कि जब मैं पैदा हुआ इतनी रोशनी जाहिर हुई कि मेरी माँ ने सलामुल्लाह ताला अलैहा, हमारी माएँ बीबी आमना पर कुर्बान, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, जब मैं पैदा हुआ इतनी रोशनी हुई कि मेरी माँ ने मक्का बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात का मुशाहिदा किया। वाह वाह वाह, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ब्लेसेड बर्थ से रिलेटेड वो जो मिरेकल्स हैं, वो जो नरेशंस हैं, उनका यहाँ पे इजहार फरमाया है। आपके सामने जनाबे हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो हमारे नात खान है ना, ये बड़े अजीम लोग हैं। बेशक हम घंटों घंटों गुफ्तगू करते रहे, ये कोई एक शेर, एक कलाम, ऐसा कलाम, एक मिसरा ये ऐसा कह देते हैं कि ये कहीं से कहीं ले जाते हैं, सफ़र करा देते हैं। तो ये जो अजीम रवायत है, इसके इमाम हज़रत हसन बिन साबित हैं, प्रॉफिट के कंपेनियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो सबसे पहले, बाकी लोग भी, उस पर भी मैं वैसे एक फ़िक्रा उस पर बोलूँगा, लेकिन हसन बिन साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नबी पाक की नात पढ़ते हैं। यानी नात पढ़ना सुन्नत सहाबा है, नात सुनना खुद सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या पढ़ रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ब्रिज कर रहा हूँ, अरबी के कलिमात उलमा को पता है, फॉर स्टूडेंट्स नबी पाक के सामने पढ़ रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा तो कोई देखा ही नहीं है, किसी ने कोई इतना हसीन पैदा ही नहीं हुआ। लगता यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको खल्क कर रहे थे कि वो आपसे पूछ पूछ के खल्क कर रहे थे। आपकी ब्यूटी ऐसी है, आपकी मैजेस्टी, आपका जमाल ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मिलाद ही था। तो आज मेरा दिल करता है कि हम ना ये यूजलेस डिबेट्स जो एट टाइम्स हम करते हैं ये छोड़ दें, आज सेलिब्रेट करें। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। और ये हमारी एक मिली जिम्मेदारी है। डेफिनेटली मैं आज इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि मुझे कोई आपने अच्छा आदमी कहना है मुझे, नहीं, मैं नहीं इसलिए नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं मोहम्मदी हूँ, लोगों को पता चले कि मैं मोहम्मदी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सेलिब्रेशन हमने अरमला क्या सेलिब्रेशन करनी है, जो अल्लाह और उसके मलाइका ने की होगी और जो असल में हकीकत में हुई, जो कायनात ने की और वो जारी है, बेशक वो जारी है। अब कुरान अज़ीम शान में जब रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाया, अक्सर लोग इस तरह की कॉन्वर्जेशन करते हैं नाउज़ुबिल्लाह के जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना जिक्र में गलू नहीं करना चाहिए, एग्जैजरेट नहीं, इस तरह की कॉन्वर्जेशन एट टाइम्स हो जाती हैं। लेकिन वो समझते नहीं हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है कुरान में, वारफ़ाना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। क्या मैंने क्या एग्जैजरेट करना है, जब अल्लाह ने खुद कर दिया, जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया, मैं तो नबी पाक का जिक्र कर नहीं सकता, मैं तो करने का हक अदा नहीं कर सकता। एग्जैजरेशन, उधर सुपरलेटिव डिग्रीज हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में, उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनालिटी में। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ग्लू है। और आप देखें कि उस वक्त भी अगर हम पीछे जाएं तो 12 रबीउल अव्वल की एक बड़ी खूबसूरत निस्बत है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए थे। ये एक रब्बुल इज़्ज़त का प्लान है, आप हिस्ट्री की बुक्स उठाएं, नबी पाक जिस दिन मदीना एंटर हुए वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल था। और आप इमेजिन करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हो रहे हैं, साथ उनके सिद्दीक़ अकबर हैं, मौला मुर्तज़ा है, ये एक प्रोसेशन है, एक जुलूस की शक्ल है। सरकार दाखिल हो रहे हैं, मदीने में जश्न का समा है, मदीने की वो जो बच्ची हैं वो बाहर आ गई हैं। तला अल बदरु अलैना, ऑलमाइटी अल्लाह वी हैव रिसीव्ड द फुल मून, हमें पूरा चांद मिल गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क़यामत तक के लिए हम पे शुक्र वाजिब है, हम तो इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वो जो उस वक्त का मदीना था, इतना जश्न था, इतनी सेलिब्रेशन थी, आमद मुस्तफ़ा का इतना वेलकम था कि वो बच्चियां दफ बजा रही हैं, नातें पढ़ रही हैं, और हर कोई मदीने का जो अंसारी था वो अपने अपने लेवल्स के ऊपर अपने कल्चरल एक्सप्रेशन में वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट कर रहा था। Their spirits were dancing with joy. क्या बात है, They were elated. हम ये सुनकर कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं। हमें वो सेलिब्रेशन, जो लोग वहाँ पे उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे उनके क्या इमोशंस होंगे, किस लेवल पे होंगे फात साहब। लेकिन ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदीना आमद हुई, वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का था, लेकिन जब उनकी आमद का, जैसे आपने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरी नस्ल में से हो, बेशक, लेकिन कायनात की हर चीज़ ने उनकी आमद की गवाही दी। बेशक, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसा मैसेज था जिससे पता लगता था कि सरदारों के सरदार ने आना। बेशक, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मिरेकल्स हमारे साथ शेयर करें। बहुत से मिरेकल्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं, एक तो देखें रोज़े अव्वल का एक मिरेकल भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, लोग इस एंगल से नहीं इसको समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, मलाइका ने सजदा किया, तो हमारे उरफा ये कहते हैं कि वो सजदा बज़ाहिर तो हुक्म खुदा था और जनाब आदम को करवाया गया, और इब्लीस ने नहीं किया, वो रांदा दरगाह, अल्लाह ने उसको वही था डे 1। तो क्यों कराया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा? आदम अलैहिस्सलाम हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कैरी करते थे, वो नूर उनकी पेशानी में था। जो सरकार दो आलम ने फरमाया ना, मैं पाक पुश्तों से पाक सल्बों तक मैं ट्रांसफर हुआ, मेरा नूर जो है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वो नूर था, फिर जनाब शीस अलैहिस्सलाम में आया, वो करते 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 अजदाद मुस्तफ़ा और जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तक वो नूर आया। तो हमारे सूफिया कहते हैं एक तो आदम को सजदा था, मगर उसके अंदर हिकमत थी कि आदम अलैहिस्सलाम he was carrying the light of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The entire universe had to bow before that reality. और जो झुका नहीं है वो ऑफ कोर्स फिर वो रांदा दरगाह हो गया, वो इब्लीस हो गया, वो मरदूद हो गया। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ाहिरी बर्थ हुई है, बहुत से मिरेकल्स उस वक्त भी, वो जो कहते हैं कि जी उसके जो 14 किंगरे थे किसरा ईरान के, ईरान एक सुपर पावर थी उनके उस वक्त, एक ज़ोरास्ट्रियन ज़रतुश्त मज़हब को वो करते थे, फॉलो करते थे। वहाँ पे एक आग जल रही थी, वो आग पता नहीं कब से जल रही थी, दे यूज्ड टू वर्शिप फायर, वो आग बुझ गई। एक जो वहाँ पे एक बहेरा था वो खुश्क हो गया, जो किंगरे थे, वो पिलर्स थे उनके पैलेसेस के, वो गिर गए। और जैसे बीबी आमना सलामुल्लाह ताला अलैहा ने यहाँ पर बैठ के मुशाहिदा किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त, और हमारी नरेशंस के अंदर तो ये भी मौजूद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी ऑफ कोर्स इजहार नबूवत 40 ईयर में हुआ है, दैट इज इजहार नबूवत, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड। मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा से ही अल्लाह के नबी हैं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे खुद फरमाया, आपका इरशाद है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। वाह वाह। तो ऑफ कोर्स बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की अपनी नरेशन ऐसी हैं कि किस तरीके से वो एक ब्लेसेड प्रेगनेंसी थी जिसके अंदर वो थी, और वो एक नूरानी सफ़र था जो उन्होंने किया। तो बहुत से मिरेकल्स, मगर अरमला जैसे आगे भी हम इस कॉन्वर्जेशन को लेके जाएंगे, मिरेकल्स तो बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा मिरेकल है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उनका रेवोल्यूशन है, द ग्रेटेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन दैट द वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड। और हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं ब्रेक पर जाना है। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। 12 रबीउल अव्वल को आज हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है, नात खां भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट जी इनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सीरत। और आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम बात करते हैं, हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल भी है, और किसी भी चीज़ को आप डिजिटल तौर पर महफूज कर सकते हैं ताकि लोगों की एक्सेस उस तक हो और वो उसको बेहतर अंदाज में पढ़ सकें। आज हमारे साथ जी शाहिद इमरान साहब मौजूद हैं। इन्होंने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया है, बल्कि इनफैक्ट उसको चला रहे सीरतonline.info के नाम से, और इनका मकसद ये है कि 1,500 जो बरस के दौरान कमोबेश 164 लैंग्वेजेस में जो सीरत पर लिखे और कहे जाने वाले हर हर्फ को इन्होंने डिजिटल सूरत के अंदर महफूज किया और एक जगह इकट्ठा किया है। और ये प्लेटफॉर्म कितने अरसे से चला रहे हैं, किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों की एक्सेस इस तक कैसे होगी, इसी हवाले से हम शाहिद साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम अस्सलाम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन को बताएं कि सीरत को लेकर आपकी ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कैसे आपका सोच आई और आपने इस पर काम किया? देखिए, सीरत का जो भी काम है, जैसे अभी फाज साहब भी बात कर रहे थे और कारी साहब ने भी जिक्र किया, सीरत से मुतल्लिक जो भी काम आप करेंगे वो पहली और आखिरी बात जो है वो खुशबख्ती है। बेशक वो आपके हिस्से में आनी है तो आपके वो नसीब में आ जाएगी। और जब भी हम खुशबख्ती की बात करते हैं तो खुशबख्ती ये होती है कि हालात व वाक़यात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि वो खुद ब खुद उस जगह पे आपको ले जा के खड़ा करते हैं जहाँ पे वो वाक़या रूनुमा हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला इस सिनेरियो में भी हुआ है। हमें कुछ सीरत पे मवाद दरकार था, पढ़ने लिखने से ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है, अगरचे सीरत तो हमारा इलाका नहीं है, हमारा एरिया नहीं है, तो ख़्याल गुजरा कि चलें हम उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो हमारा ख़्याल था कि हम नेट पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे और चीज़ें मिल जाएंगी। तो पता ये चला कि सीरत पे काम तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहीं एक जगह पे नहीं है, कंपाइल नहीं हुआ वो काम। हाँ, आप कह लीजिए कंपाइल नहीं हुआ, आप कह लीजिए कि उसको किसी एक जगह मुजतमे नहीं किया गया, और वो पेपर पे है। ठीक है, आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि 2050 तक दुनिया पेपरलेस होगी। बिल्कुल सही। तो अगर 2050 तक दुनिया पेपरलेस होगी तो 1400 साल में जो पेपर पे काम हुआ है वो किधर जाएगा? वो तो ज़ाया हो जाएगा। तो उस काम को ढूंढते ढूंढते हमें ये पता चला कि वो तो भाई नहीं मिलेगा। तो ओवर सरप्राइज़ बड़ी अजीब सी बात थी। तब सोचा कि क्या किया जाए, तो दोस्तों से पता किया, किसी ने कहा ये कर लें, किसी ने कहा वो कर लें, और होते होते जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हालात आपको उस नहज पे ले जाते हैं कि फिर आप सोचते हैं कि चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने भी बिस्मिल्लाह की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई 500 से ज़्यादा किताबें आपको एक क्लिक पे अवेलेबल हैं, डिजिटल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो सीरत पे जो बड़ा बड़ा काम है, अगर आप उसको देखें तो अंदाज़ा है इस वक्त कि दुनिया की 164 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें ये काम अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन वो सारा काम कहाँ है, ये अगेन एक सवाल है। ठीक है, हम उस काम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें मिल रही हैं। अभी हमने उर्दू से इब्तदा की है। उर्दू के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उर्दू की ज़ुबानों के हिसाब से देखा जाए तो ये यंगेस्ट लैंग्वेज है। 200 साल के करीब उसकी हिस्ट्री बनती है बड़ी बड़ी, और जो पहली किताब आती है वो 1839 में आती है। बाय द वे, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पड़ी हुई है। तो उसके बाद से लेके आज जब हम बैठे बात कर रहे हैं
तो एक अंदाज़ा ये है कि 10,000 किताबें और 2,000 के करीब मैगज़ीन इस मौजू पे पब्लिश हो चुके हैं। और ये खालिसतन सीरत की बात हम कर रहे हैं, इसमें अभी मुतल्लकात सीरत शामिल नहीं है। ठीक है, कि आप सलातो वसलाम के अहले खाना, आपके सहाब, आपके दीगर मुतल्लकीन, वो अभी अगर आप वो भी शामिल करेंगे सीरत है तो वो तो लाखों में बात चली जाएगी। और ये अभी हम एक ज़ुबान की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये खुशकिस्मती अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी थी, तो हमें ये हासिल हुआ कि हमने इस प्लेटफार्म का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें इस पर इंशाल्लाह आती चली जाएंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलें, बड़ी अच्छी बात है। फात साहब, चूँकि आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा है कि आज हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, और आपसे मैं सवाल इसलिए नहीं करती क्योंकि जब आप सवाल के मेरा सवाल बहुत एक मामूली सा हो जाता है, आपकी माशाल्लाह कन्वर्सेशन इतनी ज़बरदस्त होती है। मैं चाहूँगी कि आज इस सेलिब्रेशन के हवाले से, और जो उस टाइम सेलिब्रेशन हुई और आज जो हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, कुछ भी। जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, एब्सोल्युटली पैराडाइम शिफ्ट हुई है। और सरकार दो आलम की जब हम सीरत की जैसे भी बात हो रही है और आपकी जो लाइफ जर्नी की भी हम बात करें, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने 10-10 ऊँट, 20-20 ऊँट उन्होंने ज़िबा करके पूरे पूरे मक्का की ज़ियाफ़तें की हैं वहाँ पे। यानी वो जो अब जिसको हम अकीका कह लें, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो भी हुआ। पहले जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ने खुद करवाया, फिर अपने बेटे अबू तालिब को हुक्म दिया और वो सारा मामला हुआ। तो वो सेलिब्रेशन का एक मामला शुरू हो गया। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, वो सरदार थे बनु हाशिम के, और आपको पता है कि ये बड़ा ही ऑनरेबल ख़ानदान था। बेशक ये मक्का के अंदर ख़ास तौर पे हाजियों को पानी पिलाना और वो जो स्पिरिचुअल जिम्मेदारी थी वो बनु हाशिम की थी। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की एक नशिस्त होती थी जहाँ पे सर जनाब तशरीफ़ रखते थे, और किसी को इजाज़त नहीं होती थी। यानी उनके बेटे थे बनु हाशिम में, 10 बेटे थे, तो वो बेटे में भी से कोई लिबर्टी नहीं लेता था कि वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की उस नशिस्त पे आके बैठ जाए। अच्छा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, यानी सिन कम था, तो आप अपने दादा की नशिस्त पर बैठ गए। तो आपके चचाओं ने उठाने की कोशिश की है इस तरह, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा खबरदार मेरे मोहम्मद को कोई ना उठाए। वाह। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो किस तरह मोहब्बत के साथ, और फिर अभी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिन कम है, मक्का में बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ा हुआ है, और आपको पता है कि बनु हाशिम वो ख़ानदान है, सरकार दो आलम का वो पाक ख़ानदान है जो तौहीदी था, हमेशा दीन इब्राहीम के ऊपर था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन वहाँ पे बहरहाल शिरक बाकी क्लैंस के अंदर था। तो अब वो बारिश नहीं हो रही और हर कोई जो है, अल्लाह का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, लेकिन वो शिरक करते थे, दीगर डेटीज़ को वो शरीक ठहराते थे। तो अब हर कोई अपना कोई बुत लेके आया है और वो अल्लाह को पुकार रहा है कि जी लात के सदके बारिश कर दे नाउज़ुबिल्लाह, मनात के सदके कर दे, उज़्ज़ा के सदके नाउज़ुबिल्लाह। तो वो अपने अपने क्लैंस जो हैं, कबीले जो हैं, वो बुतों को लेके आए हैं। और जनाब अबू तालिब जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, और इस हालत में तशरीफ़ लाते हैं कि सरकार दो आलम को उठाया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कहते हैं कि इस रोशन चेहरे वाली शख्सियत के सदके इलाहुल आलमीन बारिश बरसा दे। और आपने 110 अशार कहे हैं इन दी ऑनर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आज भी कसीदा अबू तालिब, वो सऊदी अरेबिया में भी छपता है, मौजूद है वो, एंड इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एवर नात, रिटन नात ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आका को भी अशार इतने पसंद थे, 110 अशार थे, और उसमें एक जो वो था मामला कि इसके रोशन चेहरे के सदके इलाहुल आलमीन बारिश को बरसा दे। तो मदीना तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी शान के तहत वहाँ पे मुतमक्कन थे, मौजूद थे, तो तब वहाँ पे कहत पड़ा, आका ने दुआ की, बारिश हुई, जल थल हो गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरा चचा अबू तालिब होता बड़ा खुश होता कि मेरी दुआ से आज भी उसी तरह बारिश हुई है। फिर आपने फरमाया कि वो अशार मेरे चचा के किसी को याद है जो उन्होंने कहे थे? तो सहाबा की जमात वहाँ पे मौजूद थी, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, सारे सहाबा मौजूद थे। तो हज़रत अली कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, तो मैं एकदम आगे हुआ, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे वो अशार याद है मेरे वालिद के। तो पढ़े गए, खैबर की विक्ट्री पर भी पढ़े गए।
तो देखें ये जो वहाँ पर हस्तियाँ थीं, जैसे बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, ख़ास तौर पे ये वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स और निशानियों को देख रहे थे। और बीबी हलीमा का जिक्र भी मैं क्विकली सिर्फ बरकत के लिए करना चाहता हूँ कि बीबी हलीमा ने जो बरकत समेटी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी एक वो लेवल था कि जब सवारी पीछे रह रही है और जब आका को रिसीव किया है तो सवारी सबसे आगे है, सबसे आगे है। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सयाहे ला मकान, आपकी रेंज है मिराज वाली। तो उसकी पहला ग्लिम्स जो है वो बीबी हलीमा देख रही है जब सवारी में सरकार दो आलम सवार होते हैं। तो बरकतें ही बरकतें थीं, रहमतें ही रहमतें थीं, रिफ़तें ही रिफ़तें थीं। तो वो कौन, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन बदकिस्मती ही होगी बेशक कि सरकार की बर्थ की बात हो और चेहरे पे स्माइल ना आए और खुश ना हो। ये तो सेलिब्रेशन का दिन है। इनफैक्ट ये पूरा महीना हमें हर दिन ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है और हम जितना शुक्र अदा करें कि हम उनकी उम्मत में से हैं और आज हम उनके कलाम के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी सीरत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशकिस्मती हमारे हिस्से में आती है कि आज हम ये बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फाज साहब, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब मैं चाहूँगी क्विकली आप भी आज के दिन के हवाले कुछ कहें, फिर आमिर साहब से हम कुछ सुनेंगे। देखिए, आज के दिन के हवाले से एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निस्बत, कोई ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हमारे दिल में थोड़ी सी चीज़ कुछ आगे पीछे होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हमारे दिल में होता है ये क्यों होता है? इस सब की कुंजी जो है वो मोहब्बत है। बेशक बेशक। लेकिन वो मोहब्बत उस वक्त तक आपके दिल में और हमारे दिल में नहीं आ सकती जब तक कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जानेंगे कैसे? जानेंगे तभी जब तक उनके बारे में जो लिखा गया है उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको कहीं प्रिजर्व नहीं करेंगे और अपनी असली जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जाहिर है वो उसी वक्त हमारी जिंदगी में आएगा जब हम उसको जानते होंगे। बेशक। तो मेरे पास चूंकि वक्त कम है, निहायत माजरत के साथ मुझे बिल्कुल इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ब्रेक पर जाना है। आमिर साहब इन द एंड कुछ भी आप कलाम हमें सुनाना चाहें। सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहां सल्ले अला पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 दिन से जो मुल्क की सियासत है उसमें बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जी जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम की खातिर दरकार नंबर गेम थी उसके लिए कोशिशें बेनतीजा रही हैं और हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम हो गई है, जिसके बाद आइनी तरमीम को
मौखर कर दिया है। सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कहा है कि नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है, जबकि वजीर कानून ने 90 तरमीम के साथ ज़ाब्ता फौजदारी ड्राफ्ट लाने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा जो आईनी तरमीम है उसको कलअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बानी पीटीआई ने जी कहा है कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है, तरमीम का मकसद मुझे जेल में रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को जी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। ये जो तरमीम का मामला है इस पर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उनके मौक़िफ़ को भी डिस्कस करेंगे और फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, ऐसा भी वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी में इत्तफाक हुआ है। ये जो तरमीम का मामला है इस पर तहरीक इंसाफ क्या सोचती है जी, इस पर हम राय ले लेते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया वलीद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा जी वलीद साहब, सबसे पहले तो इस तरमीम के हवाले से जिस पे हमने देखा है कि 2 दिन से पार्लियामेंट हो या दीगर सियासी जमातें हों, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के हवाले से, हुकूमत के हवाले से बात करें, मुलाकातों का सिलसिला बड़ा जारी रहा और मौलाना फजलुर रहमान ने सारी सूरत हाल में बड़े रेलिवेंट भी रहे और उनकी जानिब से ये जो हुकूमत ने मौलाना को मिलाने की कोशिश की थी वो कोशिशें जो है बेनतीजा रहीं। जी सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से आपको और आपके तमाम नाजरीन को ईद मिलादुन्नबी की मुबारक, खैर मुबारक। और मैं आगाज़ करता हूँ अल्लामा इकबाल के अशार से, मारूफ अशार से कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। अब आपके सवाल का जवाब जो है बुनियादी चीज़ ये है, सबसे पहले तो ये इस मामले के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान को और उनकी जमात को JUIF को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि ये जिस रात की तारीकी में और जिस तरह एक छुपन छुपाई या पंजाबी में कहते हैं लुकन मीटी करके ये एक आईनी तरमीम या तरामीम का एक पैकेज, जिसका मतन मैंने तो अभी तक नहीं देखा, आपने शायद देखा हो, असेंबली के मेंबरान ने, सेनेट के मेंबरान ने, काबीना के मेंबरान तक ने नहीं देखा हुआ था, हमें तो यही इत्तला मिली है। और उसको इस तरह से मंजूर करवाना, और वो भी इतना आईनी तरामीम या तरमीम एक बड़ा संजीदा मामला होता है, उस पर शफाफियत चाहिए होती है, उस पर डिबेट होना होता है, उस पर कोई एक उसके पीछे कोई मंतक, कोई वजूहात, कोई तफसीलात कुछ नहीं। तो इस तरीके से करना, और उसमें कोशिश यही थी कि जी बिल्कुल उसको लेके आया जाए आखिरी मिनट पर असेंबली में भी और सेनेट में यके बाद दीगरे, बिकॉज आईनी तरमीम के लिए आप मुश्तरका इजलास नहीं कर सकते, हर ऐवान से अलग अलग वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना होता है। तो उसको कोशिश यही थी कि पहले आके असेंबली या सेनेट के जिस भी ऐवान में ला करके उसको वहाँ पर रबर स्टैंप कराया जाए, बस वो पार्लियामेंट में वो बैठे हुए लोग जो हैं उनको भेड़ बकरियां तस्वर करते हुए। और कल मैं एक शो पे था जिसमें JUIF के तर्जुमान थे हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने कहा भी यही अल्फाज थे उनके कि यार ये क्या समझ रहे हैं हम भेड़ बकरियां हैं। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, जिस भी तरीके से वो मिन्नत तरला जो किया गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ये काबिल तहसीन बात है और मैं क्रेडिट देता हूँ उनको और उनकी पार्टी को कि वो इसके रास्ते में हायल हुए हैं, क्योंकि उनके चंद वोट जो थे उनसे ये फ़र्क पड़ सकता था और उन्होंने अपने आप को इस तरह से इस्तेमाल नहीं होने दिया, और ये एक बहुत खुशाइंद बात है। और आज के अखबारात की सुर्खियाँ अगर देखी जाएँ तो उसे तो यही नज़र आ रहा है कि अब वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई हैं ये तरामीम। लेकिन कुछ फेस सेविंग के लिए गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से इस किस्म की आईनी तरामीम की जो है वो मुखालफत करेगी। कोई हमारा रुकन इन पे वोट नहीं देगा, उनको हिदायत जा चुकी हुई है। हमारी पार्टी के हिमायत याफ्ता SIC सबको बाकायदा तहरीरी हिदायत जारी हो चुकी हुई हैं, और ये तमाम तर एक्सरसाइज जो है ये बेपनाह बदनीयती पर मबनी है। इसके मकासद कुछ और हैं, जो बताए जा रहे हैं वो कुछ और हैं, और असल मकासद इसके जो हैं वो कुछ और हैं।
मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मैं इन पे भी रोशनी डालना चाहता हूँ। जी, मैं जरूर यही चाहती हूँ कि आप इन्हीं मकासद के हवाले से बात भी करें जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर लेते जाएं। अच्छा, ये जो जल्दबाजी का फैक्टर था जिस पे हमने देखा भी कि जिस तरह इतवार के रोज़ ये सारी हमें गहमा गहमी नज़र आई, ठीक है कोई जल्दी थी, जिस पे मौलाना साहब हों या अब्दुल गफूर हैदरी साहब हों, वो बार बार कह रहे थे कि जल्दबाजी किस बात की है, इतना पैनिक क्यों है हुकूमत। ये जल्दबाजी आप क्या समझते हैं कि क्यों थी जी? और अगर ये जल्दबाजी होनी थी तो इस पर इस तरह की बात के इंटरनली जो हुकूमती अरकान थे, जिसमें मैं वज़ीर कानून साहब के हवाले से भी कहूँगी, रात 10:30 बजे उन्होंने तस्दीक की कि उनके पास इन तरमीम का मुसवदा आया है। यानी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे वज़ीर कानून साहब रात 10 बजे तस्दीक कर रहे हैं कि मुसवदा अब आया है जी मेरे पास। हाँ जी, पता नहीं उनसे पूछना चाहिए ये भी कि मसौदा आया कहाँ से है ये भी उनको पूछना चाहिए था कि वज़ीर कानून अगर मुल्क का ये कह रहा है और वज़ीर कानून ऊपर से ये कह रहे हैं कि नहीं जी मुल्क को पार्लियामेंट चलाएगी, और पार्लियामेंट ही जो है वो सबसे जो है वो फ़ौक़ियत रखने वाला इदारा है। ये ऐसी बात एक वज़ीर कानून साहब हालांकि कानून के माहिर हैं, वो ये इतनी बेसिक सी बात जो है मैं उनको भी कन्वे कर देता हूँ और आपके ज़रिए और आपके नाजरीन को भी, कि जो वो बता रहे हैं पार्लियामान जो है सुप्रीम, वो जो बरतानवी सिस्टम है जहाँ पे तहरीरी आइन नहीं पाया जाता, वहाँ वाकई जब हम आइन पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो हमें कहा जाता था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अगर ऐसी कोई चीज़ मंजूर कर ले कि तमाम के तमाम ब्लू आइड बच्चों को, यानी कि नीली आंखें वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो कत्ल कर दिए जाएंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन पाकिस्तान और दीगर ममालिक जिस तरह जिनका सिस्टम हमसे मिलता जुलता है, जिस तरह कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तहरीरी आइन जहाँ होता है, जहाँ तहरीरी आइन होता है वहाँ फ़ौक़ियत आइन की होती है, वहाँ पार्लियामान की फ़ौक़ियत नहीं होती। पार्लियामान का अपना एक इख्तियार का दायरा होता है, अदलिया का अपना इख्तियार का एक दायरा होता है और इंतज़ामिया का अपना इख्तियार का दायरा होता है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको यकीनी बनाया जाता है, इसको ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स भी कहते हैं। और इस आइनी तरमीम के पैकेज के ज़रिए जो कोशिश थी वो इस ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को मसख करने की थी, या जो ये 3 अलग-अलग रियासत के सतून हैं उनमें पार्लियामान को बतौर एक सतून के अदलिया के ऊपर हावी करने की कोशिश थी, ना कि अदलिया आज़ाद रहे और एहतसाब कर सके और चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम रहे, बल्कि पार्लियामान के ताबे जो है वो अदलिया आ जाए, ये उसमें पूरी कोशिश थी। एक ये, और जो जल्दबाजी का जो था सिलसिला, उसके पीछे तो वाजे उसके जो मर्जी बहाने वो दे दें, वाजे कोशिश जो है वो ये है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सके, एक्सटेंड की जा सके। उसको वो एक्सटेंशन का लफ्ज़ ना दें, लेकिन उसका मतलब क्या है, क्या जी कि पूरा एक नया निज़ाम दे के एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील और क़याम जो है उस तरमीम में लाकर वो ये कर रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं उसके जज बन सकते हैं, पहली बात उस कोर्ट के। नंबर 2 बात कि वहाँ पे रिटायरमेंट की एज 68 है, और नंबर 3 कि वो सारे आइनी और अहम आइनी मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से छीन कर उस कोर्ट में दे दिए जाएंगे। तो ये क्या बिल्कुल बानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मकसद ये था कि यही कि इनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जाए 3 साल से और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जा करके। दूसरा ये कि वो सारे आइनी मामलात जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अहम तरीन पहला ये कि जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है जिसमें वो खुली वारदात हुई, वो चैलेंज हुआ है, 6-8 महीने से चैलेंज हुआ है, उसको इल्तवा में रखा हुआ है। फिर कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, वो अभी तक इल्तवा में है केस। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला कर चुका है कि जी ट्रायल नहीं हो सकता। फिर तीसरा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगी, हालांकि इलेक्शन कमीशन की अपनी नालायकी और नाअहली और बेईमानी के ऊपर उन्होंने फैसले करने हैं, या वो आज़ाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो हैं वो तश्कील होंगे। ये सारे, मैं मिसाल 3 और भी हैं केसेस, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, लोगों की फैमिलियां, बीवियां, सालियां, बेटियां जो हैं उन तक को लापता किया जा रहा है इस कानूनी तरमीम के लिए और इस एक शख्स के लिए जिसका नाम काजी फैज़ ईसा है। और इसका असल मकसद ये इनडायरेक्टली फिर क्या है कि PTI को, ये एक खौफजदा हुकूमत, एक जाली हुकूमत PTI को इक़्तिदार से जो है बाहर रख सके और अपने जाली इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दे सके और अपने ये जो उनके बेनिफैक्टर हैं
काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, और वही उनको तहफ़्फ़ुज़, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़, और जाहिर है जिस तरह का तासुब काजी फैज़ ईसा इमरान खान साहब के बारे में रखते हैं और PTI के बारे में रखते हैं, जिस तरह का बायस वो रखते हैं, ये तो सारा एफर्ट जो है वो है ही PTI के, वो निशाना PTI है इसके ऊपर, ये सबको नज़र आ रहा है। और ये देखें, दुनिया देख रही है, मजाक बना हुआ है पाकिस्तान कि किस तरह यहाँ पे आईनी तरामीम होती हैं, और आपके ख्याल से लोग इर्द गिर्द जो आईनी निज़ाम को समझने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, जो स्कॉलर्स हैं, वो उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये किस तरह से अपना एक मजाक बनाया हुआ है, और किस तरह पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, और किस तरह मतलब यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है या आइन की बालादस्ती नहीं है, यहाँ जंगल का कानून है। ये नजर आता है इन सारे इक़दाम से। अच्छा, जब आप मुजमुई तौर पे देखें। अभी आपने बात की वज़ीर कानून साहब की, वो कहते हैं जी कि हमारा पर्पस ये नहीं था कि रात की तारीकी में डाका या चोरी डाली की जाती, आईनी अदालतों का क़याम जो है वो चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से जोड़ा जा रहा है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, ऐसा वज़ीर कानून ने कहा है। उन्होंने कहा जी हमारा मकसद जी आईनी अदालतों का क़याम हो, एक सिस्टम हो। अगर इनका इंटेंशन ऐसी है तो वलीद साहब फिर जल्दी किस बात की है? इत्तेफाक राय से भी तो हो सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जल्दी ही तो इसी बात की तो जल्दी है नहीं। मैं तो देखें, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल आप वजीर कानून से करें ना। मैंने भी कल ये सवाल उठाया था, मॉर्निंग शो में ही था, मैं टाइम नहीं देते सर वो हमें। मैंने यही सवाल उठाया था। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी यही सवाल उठाया था। जल्दी क्या है? जल्दी यही है कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले पहले जो कार्रवाई कर सकते हैं कर दें, और बीच में थोड़ी सी गुंजाइश भी हो ताकि अगर चैलेंज भी हो तो किसी तरीके से उसको चैलेंज को भी जो है अबूर कर लिया जाए। ये जल्दी है। ये चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद कर लें तो फिर नेक नियति भी नजर आ सकती है, लेकिन वो नहीं है, बदनीयती है। ये है उस जल्दी के पीछे असल मकसद। ठीक है। अच्छा वही सब अभी आपने खुद भी बात की कि ये जो इसको मौखर किया गया है आईनी तरमीम को, ज़ाहिर है फेस सेविंग के लिए आपको लगता है कि हुकूमत इस पर अब कोशिश करेगी, लेकिन वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो में इत्तफाक हुआ है कि जी जो मौलाना साहब की तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम दूर करेंगे। अब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के, कल हमने सुना भी और देखा भी, आपको लगता है कि ये दूर होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इसमें भी कोई जो कह ले आसरा किया जाएगा किसी भी सूरत हाल में? देखें जी, मैं तो सिर्फ PTI की तर्जुमानी ही कर सकता हूँ, और मौलाना साहब की तरफ से, क्योंकि इसमें जो आपने सवाल पूछा है उसका ताल्लुक बिलावल साहब से और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो मैं तो उनमें से किसी का तर्जुमान तो नहीं हूँ, मैं कुछ कह तो नहीं सकता उनके बिहाफ पे। लेकिन नज़र अब यही आ रहा है, वैसे मैं समझता हूँ, और हम 2-3 दिन 4 दिन से सब, मैं और मेरे साथी यही टेलीविज़न पे भी कह रहे थे और अपनी गुफ्तगू में भी हम यही महसूस कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंदाज़ा है कि तारीख़ के किस नाजुक मोड़ पे वो भी खड़े हैं और पाकिस्तान भी खड़ा है, और हमारे आइन और उसका मुस्तकबिल और पाकिस्तान की जमहूरी जो एक तरह की मजबूती है वो किस तरह से इस वक्त ख़तरे में है। और हम इसी तवक्को का इजहार कर रहे थे कि मौलाना अपने आप को इस काले फेल में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उसका क्रेडिट उनको जाता है। अब आगे के लिए मैंने कहा ना, शुरू में मैंने कहा था कि आज की अखबारों की सुर्खियों से तो नजर आता है कि ये कोल्ड स्टोरेज में चला गया, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। लेकिन आपको पता है ना कि ये कितने ढीठ हैं, और ये इनको कितनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस हुकूमत को, कि अगर ये इनके खुल गए 8 फरवरी का, अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल ना हो सके, ये सब चीज़ें, तो किस किस्म का उनको ख़तरा है। तो वो तो हर किस्म से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेंगे। तो बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की तो इसमें नीयत साफ़ है। सवाल सिर्फ ये है कि मौलाना इस काले करतूत में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी तक मौलाना साहब का और JUIF का जो रवैया रहा है वो काबिल तहसीन है, और अगर पाकिस्तान के एक रोशन और मजबूत जमहूरी और आइनी मुस्तकबिल के लिए हम मुतकाजी है, अगर ये वक्त जो है, और हम अगर तवक्को करते हैं, तो उसका बहुत सा दारोमदार मौलाना साहब के ऊपर जो है वो है। अलबत्ता और भी उनको नंबर्स चाहिए, और जिसके लिए वो ये सारी जो है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, सारी फिस्तायत, बच्चों को, औरतों को जो अगवा अबडक्ट कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसी काम के लिए हो रहा है। तो इसलिए जितना मौलाना साहब उससे दूर रहें, मेरे ख्याल उनके लिए भी वो बेहतर है, और वो जानते भी हैं। ठीक है, वो जानते भी हैं, उन्हें इस बात का इदराक भी है। अच्छा जी, अब ये जो जलसे का मामला है, 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जो दरख्वास्त दी है तहरीक इंसाफ ने, हमें पता है कि लास्ट जो जलसा हुआ था उससे पहले भी 5 बार मुलतवी या मौखर करना पड़ा था उसको। तो अब आप समझते हैं कि लाहौर के अंदर जो मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, ये मुमकिन हो पाएगा?
बानी पीटीआई ने, हमारे चेयरमैन इमरान खान ने तो यही बात का ऐलान किया हुआ है कि इजाज़त मिले ना मिले, बल्कि जब मैं सियासत में आया था और हमने बड़े जलसे किए हैं, पंजाबी में कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं मंगी जाती, इतला दी जाती है। तो वो इतला दी हुई है कि जी ये हमने 21 को ये जलसा करना है। अब जहाँ तक उसके होने का या ना होने का ताल्लुक है, मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूँ, और ये भी आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इस वक्त पिछले 16-18 महीने से ख़ुसूसन जो एक पॉलिटिकल अपार्थाइड का जो मैं उर्दू में करूँगा तर्जुमा, कि एक सियासी जो है इम्तियाज़ किया जा रहा है, वो पीटीआई के लिए मखसूस है। पॉलिटिकल अपार्थाइड कि पार्टियाँ, दीगर पार्टियाँ जुलूस निकाल रही हैं, जलसे कर रही हैं, धरने दे रही हैं, लेकिन जब पीटीआई उसकी एक छोटी सी एक इशारा भी दे देती है तो लोगों की दीवारें फलांग के पुलिस आती है, उनके शीशे तोड़ती है, उनके दरवाजे तोड़ती है, उनका सामान लूटती है, उनको घरों से बंदा नहीं मिलता, उसके भाई को घर से उठा के ले जाते हैं। अब तो मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान ने एक नई जो है ना, इतना अपने आप को गिरा दिया है कि जी अब तो औरतों को और विमेन फोक को, घरों की खवातीन को भी अब वो उठा के ले जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में, जनरल ज़ियाउल हक के तारीन दौर में ये नहीं होता था, जो अब शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस पॉलिटिकल अपार्थाइड का हिस्सा है। पाकिस्तान का आइन वादा करता है इस चीज़ का, हर शहरी को गारंटी देता है कि पुरअमन और गैर मुसल्ला आप इज्तिमा जो है वो कर सकते हैं, और हम आइन की उसी गारंटी और आइन के दिए गए उसी वादे के तहत जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने उस आइनी हक को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये सवाल कि हम कर पाएंगे या नहीं, हम तो ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन ये सवाल इंतज़ामिया से करने की ज़रूरत है। ये मरियम नवाज़ साहिबा से सवाल करें, ये उनके जो भी उनके होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर और जो उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं यहाँ पे, जिस तरह वो जजेस को ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स और तकर्रुर के लिए डिप्टी कमिश्नरों और डीपीओज़ की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, इन डिप्टी कमिश्नरों और डीपीओज़ को पूछें, ये आपको बताएंगे कि अब क्या उनका प्लान है, अब किसको फंदा लगाना है, अब किसके घर डाका डालना है। पुलिस ने, जिसका काम है लोगों के जानो माल की हिफाजत करना, किसको अगवा करना है, अब ये बात यहां तक आई हुई है जब पीटीआई जो है इस तरह के ऐलान करती है। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ी जिल्लत की बात है। पाकिस्तान दुनिया भर में अगर कोई सर्वे हो तो इंसानी हकूक की जो है ना लिस्ट, उसमें उन 193 मुल्कों में से हम 190 या 192 के करीब जो है वो पहुंचे होंगे इस वक्त, या शायद सबसे आखिर में ही हो। अफसोस है कि बहुत से जो मामलात हैं उसमें हम नीचे के 5-4 मुल्कों में आते हैं। इसमें भी अपने आप को हमने बड़ा सोने का तमगा जो है दिलवा दिया। अच्छा, वही बात मैं इस सवाल का, चूंकि आपने कहा कि ये तो इंतज़ामिया बताएगी, लेकिन बहरहाल एक हुकूमती मशीनरी है जिसके इंतज़ामिया हुकूमत के पास है, और हुकूमत ने ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन तो देनी है जलसे के लिए। और मीनार पाकिस्तान पे जलसा हमने माजी में भी देखा है कि जब होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत आपसे इतनी नाराज़ है, या आपको इतनी फैसिलिटेशन देगी कि अगर चलें दरख्वास्त आपने दी है, इजाज़त नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं रुकावटें नहीं खड़ी की जाएंगी? मैंने तो आपको सारे कारनामे और सारे करतूत तो गिनवा दिए हैं उनके, और अगर आपके पास हमारी हिस्ट्री मौजूद है, मीनार पाकिस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 जो हैं, जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जो हैं पीटीआई जलसे करती रही है। जमात इस्लामी को वहाँ इजाज़त मिलती रही है, हमारे बाद भी। ये जो तहरीक मिनहाजुल कुरान है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनको वहाँ पे इजाज़त मिलती रही है। तो ये नहीं है कि जी ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो किस तरह का ताजमहल है कि जहाँ पे वो दुनिया का अजूबा है, जहाँ पे आप पब्लिक जो गैदरिंग ही नहीं कर सकते। उसकी सैकड़ों मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। और हमने जिस तरह मार्च 2023 में आखिरी दफ़ा ये जो है वहाँ उस मकाम पर जलसा किया था, और उसमें भी हर किस्म की रुकावट जो थी वो तो मौजूद थी, लेकिन ये था कि उस वक्त इतनी जो है फिस्तायत और इतनी नस्ली इम्तियाज़ जो है अपार्थाइड पॉलिटिकल, वो उसका निशाना पीटीआई नहीं बनी हुई थी। बहरहाल जी, हम जो है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपने हर जायज़ हक को जायज़ और आइनी तरीके से बरूए कार लाएंगे, और उसके लिए जो भी सख्ती है उसके बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं। कौन सी सख्ती है जो नहीं की गई ना? मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर एक मिसरा है। तो हम तो तैयार हैं जी,
और रियासत और हम में तो बहुत ज़्यादा आमना सामना रहा है। बेहतर है कि रियासत होश के नाखून ले, अपनी भी जो उनकी हदूद हैं वो उसके अंदर रहे, हम अपनी हदूद के अंदर रहेंगे। आइन जो है मुल्क का दस्तूर जो होता है वो एक इमरानी मुआहदा होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है रियासत और उसके शहरियों के दरमियान, और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मेरी तो यही अपील है, और एक महज़ब और एक मजबूत जमहूरी निज़ाम में यही होता है। अफसोस ये है कि हम यहाँ पे आमरीत जमहूरियत के लबादे के अंदर आमरीत के अंदर रह रहे हैं, और इसको हमें जो है अब ज़ायल करना है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। उनके मुताबिक जी वो अपना जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए जलसा करेंगे, और रियासत उनके साथ कोऑपरेट करे, वो रियासत के साथ कोऑपरेट करेंगे। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, लेकिन हम कराची के हवाले से रोज़ अपने शो में बात करते हैं, और शहर कायद में जी असलहे की नुमाइश हो, फैंसी नंबर प्लेट्स हो, जो टिंटेड शीशे हैं उसके हवाले से गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो जारी है। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, स्नैप चेकिंग की जा रही है। इसी हवाले से मोहम्मद रजा की एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। और रंगीन शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। पुलिस का कहना है कानून की पासदारी कराने पर शहरियों के चालान किए जाते हैं। शहरी कवानीन पर अमल दरामद करें तो परेशानी से बचा जा सकता है। फैंसी नंबर प्लेट्स, गवर्नमेंट की नंबर प्लेट जिन्होंने प्राइवेट तौर पर प्लेट लगाई हुई है, नंबर उनका गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, लेकिन नंबर प्लेट उन्होंने गवर्नमेंट की बना के ग्रीन कलर की लगाई हुई है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन है। टेंटेड ग्लास है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। अक्सर शहरी चालान करने पर पुलिस से उलझते हुए भी दिखाई दिए। अगर मेरा सदर में चालान हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने होगा, वो कहना लिख के दो इसके ऊपर मुझे। जहाँ खड़ा वही कहना है, ये लिखा हुआ ट्रैफिक कानून में। यहाँ पेमेंट लेने के मिजाज नहीं है। आप लोग हो मैसेज आने का भी मजाज है। मना कर रहा हूँ, ये समझ नहीं है कि आप लोगों को एसओ ट्रैफिक पुलिस शाह फैसल अली डीनो का कहना है शहरी ताउन करने के बजाय उलझते हैं, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना होता है। शहरी हाइपर हो जाते हैं, चालान महंगे हैं तो हाइपर तो हो जाते हैं शहरी, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चालान करना तो पड़ता है, उनका डॉक्यूमेंट्स रख के उनको चालान दे देते हैं। पुलिस हुक्काम ने स्नैप चेकिंग के दौरान फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान करके फैंसी नंबर प्लेट अपनी तहवील में ले ली। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात न होने और हेलमेट न होने पर सख्ती से पाबंद करते हुए चालान भी किए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वहीं रेंजर्स अफसरान और एहलकारों की जानिब से शहर में स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बहुत सी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, जबकि बहुत से शहरियों के चालान भी किए गए। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ मोहम्मद रजा, पब्लिक न्यूज़, कराची। जी, तो चालान हो रहे हैं कराची के शहरियों के, और हाइपर भी हो रहे हैं, ज़ाहिर है, लेकिन इस पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं शहरियों के जी, क्यों हमारे चालान किए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो एक लॉ मौजूद है उसके मुताबिक उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब चूँकि हम कुछ सोशल इशू कह लें, आपकी हेल्थ से हवाले से बात करते रहते हैं, और मौजूदा दौर में जहाँ पे हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम आज जो अपने शो में हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको कम करने की कोशिश हम नहीं कर रहे, और दिन ब दिन जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आपकी आंखों से रिलेटेड, इनफैक्ट आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हर वक्त हम स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिसमें हर इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जारी होती है, और पिछली दहाई से जी जो स्क्रीन्स का इस्तेमाल है वो मोहतात हद तक किया जाता था, लेकिन अब इसको हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ही ना इस मामले में हम लापरवाह हो गए हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। फ़ातिमा असलम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ़ातिमा, ये जो स्क्रीन टाइम है पहले होता था कि कम होता था, इतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेस नहीं होती थी, अब तो चूँकि सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं, फोरम्स आ गए हैं, तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे हमें क्या क्या असरात हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे होते हैं?
अच्छा, व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम तो आजकल इसके साथ एक टर्म यूज़ हो रही है डिजिटल एडिक्शन की, और इसको टेक एडिक्शन भी कहा जाता है, जो कि बहुत प्रेवलेंट है, अब डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो जा रही है। और इसकी नौयत सिर्फ एक हद तक, एक एज ग्रुप तक नहीं है, अब ये हर एज ग्रुप में जो है वो देखी जा रही है। बेसिकली स्क्रीन टाइम एडिक्शन क्या है, दैट यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम इनटू योर स्क्रीन कि वो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ जा रही हैं, मेरी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। और अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो अगर आप 4 घंटे तक लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं या अपनी स्क्रीन में इन्वेस्ट हैं, तो वो दिस इज़ एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्शन, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, या इसको डिजिटल एडिक्शन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें अब जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसमें से एक रूट कॉज ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्क्रीन में, जिसमें डिसेंसिटाइजेशन बहुत है, लैक ऑफ एम्पैथी है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स है, टेंशन प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अननेसेसरी कंपैरिजंस जो है उनको आइडलाइज किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डिप्रेशन है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और जो इंटरपर्सनल आपकी एक कनेक्शन होता है उसमें लैक आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप बहुत आइडलाइज सिचुएशन जो अपने लिए क्रिएट करें एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो इन सारे मामलात में आपको ADHD की प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं बच्चों में भी, अब तो इसकी जो साइन और सिम्टम्स है वो हमें बड़ों में भी नज़र आ रहे हैं कि उनकी टेंशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इंसोमिया की जो है वो शिकायत आ रही हैं, क्योंकि जो टाइम हमें सोने के लिए इन्वेस्ट करना है हम उस टाइम पर अपना स्क्रीन टाइम को जो वो प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके ऊपर। तो ये सारे मामलात हैं जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। अच्छा फातिमा, ये सिर्फ बड़ों में नहीं है ना, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब हम बड़े तो इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं करते, चले बच्चों के हवाले से हम फिर थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि घरों में बच्चों को भी इनफैक्ट अगर उन्हें होमवर्क करना है तो उसका ये लालच है कि हमें टैब मिलेगा या हमें iPad मिलेगा, या अगर उन्होंने खाना खाना है तब भी उनको उन्हें हर एक्टिविटी में स्क्रीन टाइम का होना कंपल्जन हो गया अब। और पेरेंट्स बेचारे भी अब क्या ही करें, वो कितना रोक सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में ये चीज़ है। क्या किया जाए? मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि पेरेंट्स कभी भी बेचारे नहीं होते इस पॉइंट ऑफ व्यू में। वो लालच दिया किसने है? पेरेंट्स ने दिया अपनी ईज के लिए कि अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से डाइवर्ट करती हूँ, टेंशन है वो साथ में खाना खा लेगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब जब उस बच्चे ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब तो ये आदत डालने वाली बात है। और आपने अगर छोटी उम्र में इस चीज़ की आदत डाली है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े होकर उस चीज़ से बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होगा। पहले एक बच्चे का टेम्परामेंट है, लेकिन तब तक आप उसमें फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट वंस इट डेवलप एज द पर्सनालिटी ट्रेट फिर उसको थोड़ा सा करने में मुश्किल हो जाती है। और एडिक्शन फिर आपकी एडोलेसेंस की एज, और अगर आप यंग एडल्टहुड में चले गए हो और आपको वही पैटर्न है तो फिर वो रिजिडिटी बहुत आ जाती है, आपके वही पैटर्न्स डेवलप हो गए होते हैं जो फिर ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा फातिमा, अब जो स्क्रीन टाइम है इसको फिल्टर करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब जाहिर है आप एक बच्चे को बिल्कुल काट भी नहीं सकते, और इवन हम बड़े भी, अब हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है स्मार्टफोन के ऊपर या वैसे किसी भी गैजेट के ऊपर, हमें इसको मिनिमाइज़ कैसे करना है और इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करना है? इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाउंड्रीज सेट करना। हमने अपना मी टाइम भी अपने स्क्रीन से एसोसिएट किया, इंटरटेनमेंट भी। मी टाइम तो हमारा स्क्रीन टाइम है, और हमने अपनी इंटरटेनमेंट भी उससे एसोसिएट की हुई है, हमने अपना वर्कलोड भी उससे एसोसिएट किया हुआ है, हमारी हर चीज़ शॉपिंग करनी है वो भी हमारा जो है वो स्क्रीन टाइम में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बचपन में देखें तो हमारे लिए एक थोड़ा प्ले टाइम जो है वो डिफरेंट होता था, जिसमें हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ खेलने को मिलती थी। अब सारी गेम्स भी हमने बच्चों को फ़ोन में करके दे दी हैं, तो हमें यहाँ पे बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम बड़ों में ये चीज़ देखें तो उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मोटिवेटेड नहीं है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो चाहे आपके फ़ोन रोज़ आपको बता दे कि अब आपका फ़ोन ओवर हीट हो गया, आपका स्क्रीन टाइम 18 घंटे हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी विल नहीं है उसको छोड़ने के लिए तो वो नहीं छूटेगा। विल कैसे आएगी फातिमा? विल ही तो नहीं आ रही हमारे पास। तब आएगी जब आप अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करना स्टार्ट करेंगे कि इस वजह से मेरी बाकी कौन सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। हमारी हर चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इवन हमारा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आई एम सो सॉरी बट हो रहा है। मुझे पता है कि मैंने जैसे ब्रेक होनी है मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन देखना है कि मेरे फ़ोन पे ऐसी क्या चीज़ है, हालांकि वो फ़ोन वही है, चीज़ें वही है, बट स्टिल वो एक एडिक्शन है। इसी तरह हमारी हर चीज़ उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। इवन आप एक रूम में बैठे हो, अगर किसी को पानी का ग्लास मंगाना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि प्लीज़ पानी पकड़ा जाओ। मतलब ये तो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, और ये ईज भी है
क्योंकि हमें किसको ईज़ पसंद नहीं है। हम लोगों को ये एक टेक्नोलॉजी ईज़ मिल गई है, हमें लगता है हमारा टाइम बच गया, लेकिन उस टाइम बचा के भी हम क्या कर रहे हैं, उधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी मॉनिटरिंग की जाए। अगर पूरा तो आप स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली नहीं ख़त्म कर सकते हैं, वो तो एक अलग ही फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आप उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्क्रीन टाइम इज़ 13 आवर्स पर डे, तो आप अगर उसको 10 पे भी लेके जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस, और फिर आप उसको 10 से कम करके लेके जा सकते हैं। स्लोली आप उसको बिल्कुल स्लोली, क्योंकि एडिक्शन कभी भी एक टाइम में ख़त्म नहीं होती है। ऐसी है जैसे आप किसी को क्या ड्रग्स छोड़ दो, किसी को क्या सिगरेट छोड़ दो, ये टाइम के साथ साथ चीज़ होती है। इट्स नॉट लाइक वन डे वो स्मोक कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। आपको कहीं से उसको शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको एक बार फिर 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। आपने फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।